हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 का लेसन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेसन भाषा, लिपि और व्याकरण पहले पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए, वर्ण विचार और उच्चारण, यह क्लास 6 का लेसन नंबर 2 है। फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने भाषा के और लिपि के और उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो कर चुके हैं हम। अब देखिए वर्ण विचार यानी जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। जब हम इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करते हैं तो इन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जैसे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर दे रखा है, तो इसके में अलग अलग जो पद हैं, इन पदों में जो ध्वनियाँ मिली हुई हैं उन्हें डिफाइन किया गया है, बताया गया है। कैसे बताया गया है, देखिए जैसे मोर, म में ओ की मात्रा मिल जाने पर वह मो बन जाएगा। र में अ मिल जाएगा तो र बन जाएगा। ऐसे 4 ध्वनियाँ मिलकर यह मोर शब्द बन जाएगा। ऐसे ही भारत भी बनेगा, का भी बनेगा, राष्ट्रीय भी बनेगा, पक्षी भी बनेगा और हैं भी बनेगा। जो ये पद बताए गए हैं, इन पदों के जब इनमें स्वर, व्यंजन में से स्वर जब निकल जाता है तो फिर उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, अब देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। और इसी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक वर्णमाला में क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। पहला तो स्वर होते हैं, अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक, विसर्ग, आगत, ध्वनियाँ और व्यंजन होते हैं। पहली बात करते हैं स्वर की। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, अ से लेकर ओ तक, अ से लेकर औ तक है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये शब्द हैं। उसके बाद देखिए अनुस्वार, यहाँ पर और स्वरों में आपको और लग रहा है ना, और र नहीं है, ये गलती से छपा हुआ शब्द है यहाँ पे। अनुस्वार देखिए कौन कौन से। अनुस्वार यानी अंग से अंगूर जो होता है वह अनुस्वार कहलाता है और उससे बनने वाले शब्द यहाँ बताए हुए हैं। अनुनासिक शब्द कौन सा होता है, अनुनासिक यानी जो चंद्र बिंदु है, हिंदी में जो चंद्र बिंदु हम लगाते हैं वह अनुनासिक कहलाता है। सांप, पाँच, बांस आदि ये सब दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बने हुए। विसर्ग यानी अह, अंग के बाद जब स्वरों में अह आता है उसे विसर्ग कहा जाता है और शब्दों के साथ ये पीछे की ओर जुड़ता है, जैसे नमः और बाकी शब्द बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आगत ध्वनियाँ, आगत का मतलब होता है बाहर से आई जो ध्वनियाँ हैं। जैसे चंद्र बना, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ब्रैकेट में कैसा निशान बताया गया है चंद्र का। और डॉक्टर दिखा आपको, डॉक्टर के ऊपर जो ड लगा, ड के ये चंद्र बिंदु नहीं है, उसमें केवल एक निशान बना हुआ है चांद के जैसा, वह आगत शब्द है। नुक्ता में ये बिंदी दिखाई दे रही कि नुक्ता। और जिंदगी में ये जो बिंदी ज के ई की मात्रा के बीच में जो बिंदी दिखाई दे रही है या बिंदु दिखाई दे रहा है, यह आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। व्यंजनों की बात करते हैं। क से लेकर म तक व्यंजन होते हैं, परंतु यहाँ पर क से लेकर ह तक, हल वाले तक 33 व्यंजन बताए गए हैं। इधर लिख रहा है एक पंचम वर्ण ड और ड, दो जो ये पंचम वर्ण है, पाँच ङ य ण न म, ये पंचम वर्ण है। और देखिए संयुक्त व्यंजनों की बात हम जब करते हैं तो संयुक्त क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये कुल मिला के 33 + 4 ये व्यंजन बताए गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं जो वर्णमाला है उसके कितने भेद हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो पहला तो है स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण
यानी बिना किसी रुकावट के किया जा सके उन्हें स्वर कहा जाता है ना। यानी जिनको बिना किसी वर्णों की सहायता से बोला जाता है वह स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर औ तक ये हैं और इनकी 3 कैटेगरी है। क्या क्या है इसके 3 भेद? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यानी जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। जो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है। दीर्घ स्वर, जो स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है यानी दुगना समय लगता है तो उन्हें दीर्घ कहा जाता है। अ से लेकर जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक और कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं प्लुत। यानी जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है वह प्लुत कहलाते हैं। कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो और हम उसको आवाज़ देकर बुलाते हैं तो उन वर्णों में जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह प्लुत स्वरों के अंतर्गत आती हैं। अब स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि ये तो व्यंजन में मिलता है और पूर्ण वर्ण बनाता है। आ की मात्रा आप जानते हो कैसी होती है। छोटी ई की मात्रा आपने देखी है, जैसे क में छोटी ई की मात्रा जुड़ी तो की बन गया। बड़ी ई की मिली जुड़ जाएगी तो जैसे च में बड़ी ई की जुड़ रही है तो ची बन गया। और आगे देखिए, छोटा ऊ, स में छोटा ऊ मिला तो सु बन गया। बड़ा ऊ मिल जाए, ध में बड़ा ऊ मिला तो दू बन गया। री की मात्रा, प में नीचे री की मात्रा देखो री की मात्रा कैसे लगाई जाती है। प के नीचे री की मात्रा लगी हुई है और शब्द बन रहा है प्रथा। प्रथा, प प्लस री प्लस प प्लस आ, प प्लस री प्लस थ प्लस आ, ऐसा बनेगा यहाँ पर तो प्रथा शब्द बन जाएगा। आगे देखिए, ए की मात्रा, अच्छे से देख लीजिए, मैंने इस प्रथा शब्द को भी ठीक कर दिया है अब। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये आगे ए की मात्रा। ए की मात्रा ये जो दिखाई दे रही है उसके बाद क में ए की मात्रा जुड़ी तो के बन गया। अब देखिए ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ऐ की, यानी ऐ की मात्रा ऐसी होती है और किसी भी शब्द में जैसे ब में ऐ की मात्रा मिली तो बई बन गया। और आगे शब्द जो बन रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओ की मात्रा कैसी होती है तो म में ओ की मात्रा जुड़ी तो मो बन गया। अब देखिए औ की मात्रा कैसी होती है, माथे पर 2 मात्राएं तो प में औ बना तो पौ बन गया। और आगे से शब्द बन रहे हैं। वैसे ही अंग से अंगूर, जैसे अंग की मात्रा कैसी होती है, वो ऐसी होती है, लगभग ऐसी होती है। देखिए स में अंग की मात्रा मिली तो स बन गया, जैसे संग शब्द बन रहा है इससे। यहाँ पर अह की मात्रा कैसी होती है, त में अह की मात्रा जुड़ी तो तह बन गया। तो ये सब स्वरों की जानकारियाँ थी। उसके बाद देखिए आगे अनुस्वार। अनुस्वार किसको कहते हैं? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर आती है तब उसे दिखाने के लिए सिर रेखा यानी माथे पर रेखा, सिर रेखा कैसे बोलते हैं, ये माथे पर रेखा और ये बिंदु, सिर रेखा लगाई जाती है, ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। शब्द बता रखे हैं यहाँ पर, मंदिर, चंदन, नंदन, पंडित आदि। अब देखिए अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण जो होता है यानी पंचम वर्ण मैंने आपको बताए थे और ये कौन से पंचम वर्ण, ये सारे पंचम वर्ण ये दिखाई दे रहे हैं। ये रहा पंचम वर्ण, ये सब पंचम वर्ण है। इन पंचम वर्णों को मात्राओं के रूप में यानी इस बिंदु के रूप में, ये जो बिंदु दिखाई दे रही है, इस बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है जब इसको व्यंजनों में मिलाया जाता है या स्वरों के साथ या शब्दों के साथ बनाया जाता है। देखिए जैसे मंदिर में, चंदन में, नंदन में, पंडित में क्या बना था वो वैसे ही अनुस्वार के बाद जो व्यंजन शब्द
में लगा हो उसे वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर अंग है, अब अंग को कैसे बोलेंगे, क वर्ग का शब्द है ये, और जैसे मैंने शब्द बनाया जंघा, तो ये अंग की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो ये शब्द जो ये पंचम वर्ण है ये अंग की मात्रा यहाँ पर बन गया है। आगे देखिए त वर्ग, त वर्ग में जैसे त वर्ग का अंतिम वर्ण न है, और इस न को अगर मैं अनुस्वार के रूप में यहाँ पर कैसे दर्शाऊंगा, तो पंत शब्द बन गया। आगे देखिए ट वर्ग का कैसे बना, पंडित, ये अण है, ये पंडित ऐसे शब्द होना, अण का रूप है ये बिंदु। यहाँ पर ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बिंदु, ये बिंदु अंग का रूप है यहाँ पर। उसके बाद प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, म, और म से जैसे खंभा, कैसे बोलते हैं, खंभा। तो ये सारे जो पंचम वर्ण हैं ये अनुस्वार के रूप में माथे पर या सिर रेखा पे चढ़ जाते हैं। आगे देखिए अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों के साथ एक साथ बाहर आती है, तब उस वर्ग के ऊपर चंद्रबिंदु जानते हो ना, चंद्रबिंदु, ये चंद्रबिंदु ऐसा, एक बार इधर थोड़ा बड़ा बता देता हूँ मैं आपको, ये चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं। अब कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, पाँच, बांस, चांद, मांग, मांद आदि। जब सिर रेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ यानी वहीं, मात्रा है तो वहीं, देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ शब्द में तो चंद्र बिंदु लग रहा है, पर वहीं में नहीं लग रहा क्योंकि ये ई की मात्रा इसके साथ लग रही है। कहाँ और कहीं आदि। तो कहने का मतलब चंद्र बिंदु का कहाँ उपयोग किया जाएगा और बिंदु का कहाँ उपयोग किया जाएगा, सारा डिफरेंस भी आपको समझना पड़ेगा। आगे देखिए विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण आधे ह के समान, आधा ह यानी कि ये जो हलंत लग रहा है दिखाई दे रहा है, ये आधा ह के समान है होता है, यानी आधा है। अब जब इसको हम, यह स्वर नहीं है, ये क्या नहीं है, स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिख दिया जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे नमः, क्रमशः, अंततः आदि। तो देखिए हम यहाँ पर केवल स्वरों की बात करेंगे, अगली बात अगले वीडियो में करेंगे। और देखिए ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से ही समझना पड़ेगा। तो आज हमने स्वरों तक बात कर चुके हैं हम, और थोड़ा लेसन बड़ा है इसीलिए इसे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। अब व्यंजनों के और उससे संबंधित अन्य चीज़ों के बारे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जानकारी करेंगे। थैंक यू।